विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत हम बाल गंगाधर तिलक के कथन से शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उनकी ही मदद करता है जो स्वयं की सहायता आप करते हैं। आलसी व्यक्तियों के लिए ईश्वर कभी भी अवतार नहीं लेता, वह उद्यमी व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होता है। इसलिए कार्य करना शुरू कीजिए। तो विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक के इस आदर्श वाक्य से हम अपना कार्य की शुरुआत करते हैं। आज हम आधुनिक भारत के स्वाधीनता संग्राम पर निम्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। 1. भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। 2. भारत में 1885 की पूर्व की स्थिति एवं संगठन। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व उद्देश्य। 4. 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यप्रणाली। 5. बंगाल विभाजन पर चर्चा करेंगे। 6. राजनीतिक आंदोलन 1907 से लेकर 1919 तक भारत में किस प्रकार चले उस पर ध्यान देंगे। और 7वां बिंदु बाल गंगाधर तिलक पर चर्चा करेंगे। अंत में 1909 के अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हमारे आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्न कारण हैं। पहला, शोषणकारी आर्थिक नीति। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लग गए थे। दूसरा, प्रशासनिक एकीकरण। एकीकृत अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। 3. यातायात और संचार के साधनों का विकास। परस्पर संपर्क से राजनीतिक आंदोलनों के कार्यक्रमों को निश्चित करने में सहायता मिली। 4. प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, हिंदू आदि राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। देशभक्तिपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5. सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियों के प्रयास से समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने में सहायता मिली, जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। 6. जातीय भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव करते थे, इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। 7. आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीय भी राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक बनने लगे। 8. लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन ने सन 1877 में भयंकर अकाल के समय दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। सन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई। सन 1878 में ही शस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित किया। 9. इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में उसकी परिषद के विधि सदस्य PC इल्बर्ट द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे इल्बर्ट बिल कहते हैं। इस बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, जिसका यूरोपियन लोगों ने विरोध किया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया गया। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों में असंतोष व्याप्त हुआ। 10. विभिन्न संगठनों की स्थापना। भारत में विभिन्न संगठन, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि संस्थाओं की स्थापना हो रही थी और इन संस्थाओं के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने में सहायता मिली। विद्यार्थियों, अब हम 1885 से पूर्व की स्थिति एवं विभिन्न संगठनों पर चर्चा करेंगे। इस समय जमींदारों, व्यापारियों एवं शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपने वर्ग के हितों के लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण किया था। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? इसकी स्थापना कब व कहाँ हुई? उत्तर, भारत का पहला राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। यह मूलतः जमींदार वर्ग से संबंधित था।
प्रश्न नंबर 3, लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? उत्तर, लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख सदस्य प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव व द्वारकानाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ? उत्तर, 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? उत्तर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 7, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 8, इंडियन लीग की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 9, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई सन 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा व आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 10, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी को पी रंगिया नायडू और वी राघवाचारी द्वारा की गई। विद्यार्थियों, अब हम कांग्रेस की स्थापना व उसके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भारत में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना का संचार में महत्वपूर्ण योगदान किया था। एक देशव्यापी संगठन की आवश्यकता को देखते हुए ही कांग्रेस की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा उदारवादी बुद्धिजीवियों के सहयोग से दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ? उत्तर, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग व दिनेश वाचा थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य बताइए। उत्तर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष WC बनर्जी ने कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए। 1. देश हित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न भागों के भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क एवं मित्रता स्थापित करना। 2. देश प्रेमियों के बीच जाति, धर्म व प्रांतीय विद्वेष को मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार करना। 3. महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के मध्य में एक मत स्थापित करना। 4. उन नीतियों एवं उपायों को निर्धारित करना जो आगे के वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हों। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ व इसकी अध्यक्षता किसने की? उत्तर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1886 में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। प्रश्न नंबर 15, कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? मद्रास में दिसंबर 1887 ईस्वी में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? उत्तर, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने। अब हम कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी युग से क्या तात्पर्य है? उत्तर,
कांग्रेस का 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का युग उदारवादी युग कहलाता है। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। उन्होंने संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। अपनी मांगों को इन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर जन जागृति उत्पन्न करना चाहते थे। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता व दिनेश वाचा प्रमुख थे। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। उत्तर, उक्त कथन लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में भारत सचिव को लिखा था। प्रश्न नंबर 19, दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का कारण क्या बताया है? उत्तर, दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। उन्होंने भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण एवं यहाँ के धन का ब्रिटेन भेजा जाना माना है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम बताइए। उत्तर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? उत्तर, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। अब हम बंगाल विभाजन में प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में बंगाल विभाजन क्यों किया गया और इसके क्या परिणाम हुए। हमारा अगला प्रश्न, भारत में बंगाल विभाजन का कार्य किसने किया? उत्तर, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का कार्य किया। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का क्या कारण बताया है? उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई? उत्तर, बंगाल विभाजन योजना 16 अक्टूबर सन 1905 को लागू हुई। प्रश्न नंबर 26, बंगाल का विभाजन किस प्रकार किया गया? उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं व मुसलमानों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक करने का प्रयास किया और इन्हें असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्वी बंगाल बनाया गया। इसकी राजधानी ढाका रखी गई और शेष हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा एवं उसकी राजधानी कलकत्ता रही। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित होता है तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होगी। उत्तर, उक्त कथन भारत सरकार के गृह सचिव रिसले का है। प्रश्न नंबर 28, बंग भंग विरोधी आंदोलन समझाइए। उत्तर, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन पूरे बंगाल में चलाया गया। 16 अक्टूबर सन 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया। पूरे बंगाल में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अंततः सरकार को विवश होकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अब हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, 30 दिसंबर सन 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया। प्रश्न नंबर 30, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? उत्तर, दिसंबर 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। प्रश्न नंबर 31, सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों व गरमपंथियों के मध्य विवाद के क्या कारण थे? उत्तर, सूरत अधिवेशन में विवाद का कारण वैचारिक मतभेद था जो कि निम्न प्रकार है। 1,
गरमपंथी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। 2. अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथियों ने रासबिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बना दिया। अगला प्रश्न, गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे, बताइए। उत्तर, गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जो कि लाल बाल व पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा अरविंद घोष इसमें सम्मिलित थे। अब हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का परिचय प्राप्त करेंगे। तिलक एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाकर संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए अखबारों के नाम बताइए। उत्तर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जनमत जागृत करने के लिए 2 समाचार पत्र चलाए गए। पहला मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक अखबार था, एवं दूसरा केसरी, जो कि मराठी भाषा में दैनिक अखबार था। अगला प्रश्न, तिलक द्वारा शुरू किए गए 2 प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। इस उद्देश्य से तिलक ने 2 धार्मिक उत्सव शुरू किए। 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव व 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव। अगला प्रश्न, प्लेग अधिकारियों की हत्या किसने की? उत्तर, 1897 ईस्वी में 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर नामक बंधुओं ने की। अगला प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उक्त कथन किस व्यक्ति का है? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 38, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें निम्न हैं। 1. गीता रहस्य। 2. द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। अगला प्रश्न, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? उत्तर, तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। अगला प्रश्न, इंडिया अनरेस्ट के लेखक का नाम बताइए। उत्तर, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल हैं। प्रश्न नंबर 41, तिलक की मृत्यु कब हुई? उत्तर, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को हुई। प्रश्न नंबर 42, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, अनुशीलन समिति की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने की। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना बताइए। उत्तर, क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु ये प्रयास असफल रहा। इसमें एक अंग्रेज महिला श्रीमती कैनेडी व उसका पुत्री मारी गई। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किन क्रांतिकारियों को सजा हुई? उत्तर, मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दी एवं 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। विद्यार्थियों, अब हम 1909 ईस्वी के अधिनियम पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 1909 का अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है। हमारा अगला प्रश्न, 1909 के अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को बनाने में 2 व्यक्तियों, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो एवं भारत सचिव जॉन मार्ले का योगदान था। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के अधिनियम को पारित किए जाने के कारण बताइए। उत्तर, 1909 ईस्वी के अधिनियम को पारित किए जाने के कारण निम्न हैं। 1. 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। 2.
1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार करना चाहती थी। 3. ब्रिटिश सरकार भारतीयों में फूट डालना चाहती थी। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं बताइए। उत्तर, 1909 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं निम्न प्रकार है। 1. केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया। 2. सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रमुख मुद्दों पर मत देने का अधिकार दिया गया। 3. सांप्रदायिक आधार पर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मुसलमानों, व्यापारियों व जमींदारों आदि के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। 4. गवर्नर जनरल की अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का प्रावधान किया गया। और 5. चुनाव हेतु इच्छुक उम्मीदवारों तथा मतदाताओं की योग्यता निर्धारित की गई। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के अधिनियम के दोष बताइए। उत्तर, 1909 ईस्वी के अधिनियम के दोष निम्न प्रकार हैं। 1. इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। 2. सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। 3. मतदाताओं की संख्या अत्यंत सीमित रखी गई। और 4. संसदीय संस्थाओं तो स्थापित की गई, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 50, 1909 के अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किए गए प्रथम भारतीय सदस्य का नाम बताइए। उत्तर, 1909 ईस्वी के अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किए गए भारतीय सदस्य का नाम S.P. सिन्हा था। अब हम होम रूल आंदोलन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 51, होम रूल आंदोलन 1916 से आप क्या समझते हैं। उत्तर, होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की। उत्तर, पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को की गई। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब व कहाँ की। उत्तर, 3 सितंबर 1916 ईस्वी को RDR मद्रास में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। आज का अंतिम प्रश्न, एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। उत्तर, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में हमने भारत के राजनीतिक आंदोलन को समझने का प्रयास किया है। अगली कड़ी में हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।